हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। उसका चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो वैसे तो ये चैप्टर क्लास 12th के सिलेबस से हट गया है, लेकिन नॉलेज के लिए ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि आगे कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। पहली हेडिंग है प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें लिखा है और हम पहले पढ़ा हुआ पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, प्रजनन कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने समान अपने जैसी एक नए जीव को जन्म दे पाते हैं और अपनी जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, उसी क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रजातियों की निरंतरता यानी कंटिन्यूसली हेतु प्रजनन की कुछ विशेषता है कि प्रजनन करने की क्या विशेषता हैं। तो विशेषता यह है कि नंबर 1 विशेषता है प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों से नए जीव का जन्म होता है। प्रजनन प्रक्रिया में प्रजनन इकाइयों यानी नर और मादा से युग्मकों के मध्य के से नए जीव का जन्म होता है, यानी कि नया जीव जन्म लेता है। जैसे नर मादा मिलते हैं तो एक नए जीव नर या मादा का ही निर्माण होता है। उसी प्रकार यह एक विशेषता है कि जब नर और मादा मिलते हैं तो एक नए जीव का जन्म होता है। दूसरा है इस प्रक्रिया के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। बेसिकली वृद्धि होती है। जब जीव जनन करेंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी, जीव जन्म होंगे तो उनसे वृद्धि होगी और इस प्रक्रिया में प्रजनन इकाइयाँ बनती हैं, यानी कि नए जीव जन्म लेते हैं, प्रजनन इकाइयाँ बनती हैं, नए जीव बनते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है, समझे। जब ये प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तो डीएनए में द्विगुणन होता है और आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो उसके माता पिता में गुण होंगे वही उसकी संतान में गुण आ जाते हैं। यही सब प्रजनन की विशेषताएं होती हैं। अब हमें प्रजनन करने से लाभ क्या होते हैं? प्रजनन करने से हमें लाभ क्या होता है, क्यों करते हैं हम, क्या हमें बेनिफिट है एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो नंबर 1 है प्रजातियों की निरंतरता। ये आप समझते हैं कि जब प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, यानी वे विलुप्त होने से बचे रहते हैं। निरंतरता कंटिन्यूसली बनी रहती है। यह पहली विशेषता, पहला लाभ हुआ अपन लोगों को, सभी जीव जातियों को, चाहे वो जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंग हो। ठीक है। दूसरी बात है कि विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं भी एक एक फैक्टर है कि प्रजनन के कारण ही जीवों में विभिन्नताएं आती हैं। जीवों में अलग अलग प्रकार के नए गुण उत्पन्न होते हैं और नए गुण वाले जीव बनते हैं। जब जैसे उत्परिवर्तन हो जाता है, तो जब उत्परिवर्तन होता है तो जो माता पिता में नहीं होते हैं लक्षण, वो भी लक्षण आ जाते हैं, तो इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उसी को विभिन्नताएं कहते हैं, यानी
भिन्नता हो जाना, माता पिता से उसको भिन्न हो जाना, विभिन्नता मिल जाता है। इसके बाद है विभिन्नताओं का स्थानांतरण है। प्रजनन के कारण ही विभिन्नताओं एवं जीवों के लक्षण एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। समझे? तो ये हो गए प्रजनन के लाभ, प्रजनन की विभिन्नताएं। आगे समझेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रजनन है वो हम किस तरीके से, कितनी विधियों से कर सकते हैं। प्रजनन की विधियां, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जीवों में सामान्यतः दो प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन, एक दूसरी लैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन वह विधि है जिसमें विशिष्ट जनन कोशिकाएं केवल और केवल समसूत्री विभाजन, ये एक मोस्ट फैक्टर है, एक मोस्ट कारक है कि किस विभाजन से संतान उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन में तो समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती है। विशेष जनन कोशिकाओं से समसूत्री विभाजन द्वारा नई संतान का उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें बिना निषेचन के ही इकाइयां विकसित होकर नए जीव को बना लेती हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। जो अलैंगिक जनन हुआ उसके बाद जो संतति उत्पन्न हुई उसे हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन, एक संतति को हम क्लोन कह देते हैं। अब अलैंगिक जनन की विशेषताएं, अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं, अलैंगिक जनन करने की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक की, बेसिक सामान्य बात है, कॉमन है कि अलैंगिक जो जनन होता है वो केवल एक ही जनक से ही हो जाता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इस प्रजनन में प्रत्येक जनन की कायक कोशिकाएं भाग लेती हैं, इसमें दैहिक कोशिकाएं भाग लेती हैं, जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। इस प्रकरण में जनक की कायक कोशिकाएं ही भाग लेकर कायक प्रजनन करती हैं, इसे कायक प्रजनन कहते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ये विशेषताएं हैं अलैंगिक जनन की। और दूसरा ये लिखा है कि इसमें विभाजन केवल समसूत्री होता है कि नहीं है? पहले भी बता दिया है कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है और नवजात संततियां आनुवंशिक रूप में समान होती हैं, इसमें कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अब अलैंगिक जनन पढ़ा है, केवल अपन ने प्रजनन की दो विधियां हैं, एक है लैंगिक, एक है अलैंगिक। तो अभी अलैंगिक पढ़ा है, अब अलैंगिक जनन की विधियां आई। अलैंगिक जनन की विधियां भी हैं बहुत सारी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दो अब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।